हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 8 फरवरी को जारी होने वाली मतदाता सूची के आधार पर होंगे निकाय चुनाव। झारखंड में अगर इस साल नगर निकाय चुनाव हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग को तीसरी बार वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। फरवरी के बाद निकाय चुनाव की तिथि जारी की गई तो 8 फरवरी को जारी होने वाले मतदाता सूची के आधार पर मतदाता सूची का विखंडन कर चुनाव कराने होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2022 में नवंबर दिसंबर में चुनाव कराने के लिए 1 जनवरी 2022 को अहर्ता तिथि मानते हुए पहली बार मतदाता सूची तैयार कराई थी। हालांकि इस बीच ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव टल गया। इसके साथ ही भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराकर 1 जनवरी 2023 को अहर्ता तिथि मानते हुए 5 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया था। इस सूची के आधार पर भी मतदाता सूची बनी थी, लेकिन चुनाव नहीं हो सका। अब फिर मतदाता सूची का पुनरीक्षण जारी है और 8 फरवरी को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसी सूची के आधार पर लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए और राज्य निर्वाचन आयोग को 3 सप्ताह में चुनाव कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अभी तक सरकार ने अपील नहीं की है। यदि राज्य सरकार 3 सप्ताह में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं होगी या उसे एकल पीठ के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो वह हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर कर सकती है। यदि खंडपीठ एकल पीठ के आदेश पर रोक नहीं लगाती है तो सरकार को 3 सप्ताह में चुनाव कराना होगा या सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश लाना होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है। झारखंड की 14 सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस झामुमो ने दिल्ली में किया मंथन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से एक दिन पहले दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों ने लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मंथन शुरू कर दिया है। झारखंड में भी सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो गई है। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच झारखंड में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। इनमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम के अलावा मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत और मोहन प्रकाश शामिल हुए। वहीं झामुमो की ओर से चंपई सोरेन, विनोद कुमार पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, सुदीप्य कुमार सोनू ने बैठक में हिस्सा लिया। झामुमो और कांग्रेस दोनों की दल झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इस वक्त झारखंड में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया की सरकार चल रही है। इसमें कांग्रेस और राजद भी शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में ये तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सके। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 11 सीटें वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने जीती थी। एक सीट पर उसकी सहयोगी पार्टी आरसू ने जीत दर्ज की थी। एक सीट झामुमो के खाते में आई थी तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली थी। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित संथाल परगना की राजमहल लोकसभा सीट पर झामुमो के विजय हांसदा ने जीत दर्ज की थी, जबकि कोल्हन की सिंहभूम एसटी सीट पर कांग्रेस के टिकट पर गीता कोड़ा। बाकी किसी भी सीट पर कांग्रेस, झामुमो या राजद को जीत नहीं मिली थी। झारखंड में इस हालात को ये पार्टियां बदलना चाहती है और अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए मिलकर रणनीति बना रही है। इसलिए झारखंड से कांग्रेस और झामुमो के नेता दिल्ली गए थे। कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन का विरोध, अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती विज्ञापन का विरोध शुरू हो गया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि विज्ञापन त्रुटिपूर्ण है, इसमें आरक्षण रोस्टर का सही से पालन नहीं किया गया है। वहीं पुरुषों की संख्या बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए और कम से कम 13,000 नियुक्ति की जाए। सिलेबस को पूर्व के विज्ञापन उत्पाद सिपाही के तौर पर ही रखा जाए अथवा मेरिट भी उत्पाद सिपाही के तर्ज पर बने। अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2017 की जाए। इस विरोध प्रदर्शन में अलग अलग जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुए। संघ के सत्यनारायण शुक्ला ने कहा कि झारखंड सरकार का यही रवैया है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए वे आज सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। धरना के बाद अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने भेजा 8वां समन, दी 5 दिनों की मोहलत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 8वां समन जारी कर दिया है। शनिवार को जारी समन में हेमंत सोरेन से कहा गया कि वह 16 से 20 जनवरी के बीच अपने जवाब के साथ ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हो। झारखंड के सीएम ईडी के 7 समन को नज़रअंदाज कर चुके हैं। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 से ईडी की ओर से समन भेजा जा रहा है। 7वें समन में ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा था कि पूछताछ के लिए जगह, वक्त और तारीख बताने के लिए कहा गया था। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भेजे गए इस समन में झारखंड के सीएम को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने समय सीमा खत्म होने के बाद अपना जवाब ईडी को भेजा। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि ईडी को हेमंत सोरेन ने क्या जवाब दिया। सूत्रों की माने तो ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री को यह चेतावनी भी दी है कि अगर इस बार भी वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो वह पीएमएलए के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करेगी। रांची में आज नमो पतंग महोत्सव का आयोजन, संजय सेठ के साथ कई बीजेपी नेता होंगे शामिल। 14 जनवरी को राजधानी रांची में नमो पतंग महोत्सव मनाया जाएगा। यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बता दें कि रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ की ओर से मकर संक्रांति के दिन नमो पतंग महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। नमो पतंग महोत्सव में बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता कराई जाती है। यह आयोजन बीते 16 वर्षों से सांसद संजय सेठ द्वारा कराया जा रहा है। नमो पतंग महोत्सव की शुरुआत बाबा रामदेव ने की। इसके बाद रांची में नमो पतंग महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता रहा है। रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड में यह आयोजन कराया जा रहा है। बता दें कि नमो पतंग महोत्सव साल के जनवरी महीने में मकर संक्रांति त्यौहार में कराया जाता है। इससे पहले यह आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में कराया जाता है। इससे पहले यह आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में कराया जाता था। इस बार मोहराबादी मैदान में खादी मेला की वजह से रातू रोड के ओटीसी ग्राउंड को चुना गया है। नमो पतंग महोत्सव में सारे पतंगों में राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होंगी। इस प्रतियोगिता में बच्चे भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाने वाले प्रतिभागियों को इनाम भी दिया जाएगा। नमो पतंग महोत्सव को लेकर सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यह आयोजन होता है। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। बच्चों के बीच पतंग प्रतियोगिता के साथ साथ चूड़ा गुड़ बांटा जाता है। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024, सीएम हेमंत सोरेन को समापन समारोह में शामिल होने का आमंत्रण। सीएम हेमंत सोरेन को रांची में हो रहे FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। सीएम को आमंत्रण देने के लिए शनिवार को विकास आयुक्त अविनाश कुमार, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक सुशांत गौरव और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह उनके आवासीय कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के समापन समारोह में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन को मारमगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम आने का आमंत्रण दिया है। बता दें कि रांची के हॉकी प्रेमियों के लिए ये टूर्नामेंट खास होने वाला है, क्योंकि झारखंड की 4 बेटियों को विरोधियों से 2-2 हाथ करते हुए लाइव देखेंगे। ओलंपिक क्वालिफायर खेल रही टीम इंडिया में झारखंड की स्टार खिलाड़ी सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल है। यह लगातार दूसरी बार होगा जब रांची के दर्शक झारखंड की बेटियों को स्टेडियम में स्टिक से कमाल करते देखेंगे। ब्यूटी डुंगडुंग पिछले टूर्नामेंट में चोटिल होने की वजह से सही नहीं खेल पाई थी, लेकिन इस बार उनका जादू भी दिखेगा। टीम इंडिया 300 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेल चुकी है। अनुभवी वंदना कटारिया की कमी जरूर खल सकती है। हजारीबाग में 15 जनवरी को लगेगा मेला। 5 राज्यों से मेले में आते हैं लोग। गर्म कुंड में स्नान कर मां बागेश्वरी की करते हैं पूजा आराधना। हजारीबाग जिले के कटकम सांडी और चतरा जिले की गिद्धौर प्रखंड के सीमावर्ती गांव बलबल द्वारी में मकर संक्रांति पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 15 जनवरी को आयोजित होने वाले मेले में झारखंड सहित बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के लोग मेला देखने आते हैं। महाने नदी के तट पर स्थित मां बागेश्वरी की मंदिर महाने नदी के किनारे स्थित बलबल में मां बागेश्वरी मंदिर में काले पत्थरों की कई मूर्तियां हैं जो ऐतिहासिक व बौद्धकालीन हैं। बलबल में 3 गर्म पानी के कुंड है। मंदिर के पूर्व दिशा की ओर 2 गर्म कुंड हैं जिसमें लोग स्नान करते हैं, जबकि दक्षिण दिशा की
ओर ठंडे पानी का एक कुंड है जिसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यह ठंडे पानी का कुंड मेले में आने वाले यात्रियों की प्यास बुझाने में काम आता है। मान्यता है कि गर्म कुंड के इस झरने में स्नान करने से सारे चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति चंगा हो जाता है। मंदिर की मान्यता रही कि जो भी भक्त सच्चे भक्ति भाव व श्रद्धा से बागेश्वरी की पूजा आराधना कर मनोवांछित फल की कामना की है, उसकी कामना पूरी होती है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में जहां आम जनजीवन तथा रसोई घर की वस्तुओं की खरीदारी होती है, वहीं पशुधन की भी भारी खरीदारी होती है। मेले में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए ब्रेक डांस झूला, राउंड झूला, थिएटर तथा जादूगर आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। इधर मेले को लेकर जहां स्थानीय मेला समिति सुरक्षा व्यवस्था को चौकस रखती है, वहीं कटकम सांडी पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए तत्पर रहती है। दूसरी ओर चतरा जिले के गिद्धौर और पत्थलगड्डा पुलिस भी मेले में शांति व्यवस्था के लिए लगातार मेले में गश्त लगाती रहती है। नाबालिग प्रेमी जोड़े के शव कुएं से बरामद, गर्भवती थी प्रेमिका, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गुमला के घाघरा थाने के डुक्को पीपर टोली गांव में कुएं से पुलिस ने शनिवार को सुबह नाबालिग प्रेमी जोड़े के शव बरामद किया है। मृतकों में 16 वर्षीय मुकेश गोप व प्रेमिका 16 वर्षीय प्रतिमा कुमारी शामिल है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने शव बरामद कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मृतिका 2 महीने की गर्भवती थी। दोनों में पिछले 3 सालों से प्रेम प्रसंग था। परिजनों ने बताया कि दोनों बच्चे शुक्रवार को घर से निकले थे। इसके बाद रात भर घर नहीं लौटे। शनिवार की सुबह दोनों का शव मिला। थानेदार अमित कुमार चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुएं में युवक युवती का शव मिला है। घटना स्थल पर जाकर शव को बरामद कर लिया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों बाहर काम करने के लिए गए थे और लंबे समय से दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीडीओ सा एमओ को धमकी देना, राशन डीलर के बेटे को पड़ा महंगा, पुलिस ने भेजा जेल। गिद्धौर बीडीओ सा एमओ के साथ दुर्व्यवहार व धमकी देना डीलर के बेटे को महंगा पड़ गया। 24 घंटे के अंदर गिद्धौर गांव निवासी विकास कुमार पिता जागेश्वर दांगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रभारी बीडीओ सा एमओ हरिनाथ महतो शुक्रवार को कई योजनाओं की जाँच कर प्रखंड मुख्यालय लौट रहे थे। इस दौरान रास्ते में 2 कारधारी मुआयना खातून व रजिया खातून राशन उठाकर जा रही थी। गाड़ी रोककर दोनों से पूछताछ की गई। इस दौरान पाया गया कि मुनेजा खातून को 15 किलो की जगह 10 किलो 600 ग्राम व रजिया खातून को 35 किलो की जगह 28 किलो राशन दिया गया। इसके बाद तुरंत गिद्धौर गांव की डीलर नागेश्वरी देवी की जन वितरण प्रणाली दुकान पहुंचे। राशन डीलर का पुत्र इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में सेटिंग कर कम राशन बांट रहा था। लाभुक के बीच पूरा अनाज वितरण करने की बात कहे जाने पर विकास ने बीडीओ के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके साथ ही तरह तरह की धमकी देने लगा। तब्दला 24 घंटे के अंदर करा देने की भी धमकी दी। इस संबंध में बीडीओ ने गिद्धौर थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया। थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने बताया कि बीडीओ के आवेदन के आधार पर कांड संख्या 4/24 के तहत मामला दर्ज करते हुए करीब आधे घंटे के अंदर छापेमारी अभियान चलाकर उसे धर दबोचा शनिवार को जेल भेज दिया गया। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी के अलावा पुलिस अवर निरीक्षक जायरा बाखला व कई जवान शामिल थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा, जेएमएम व कांग्रेस के गलत तथ्यों को उजागर करना बीजेपी मीडिया सेल की जिम्मेवारी। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश मीडिया कार्यशाला में कहा कि जेएमएम व कांग्रेस के गलत तथ्यों को उजागर करना बीजेपी मीडिया सेल की जिम्मेवारी है। बता दें कि शनिवार को रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें मरांडी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया का रोल महत्वपूर्ण है। मीडिया विभाग अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार रहें। मीडिया के साथियों को तथ्यपरक बातों से हेमंत सरकार की नाकामियों को उजागर करना है। कहा कि मोदी सरकार के सफल कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना मीडिया सेल का कार्य है। कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कैबिनेट में फैसले ले रही है। ऐसी निकम्मी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए मीडिया के साथियों को कमर कस लेना है। प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि पार्टी के वैचारिक योगदान के साथ
आगे बढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। पार्टी लाइन को ध्यान में रखकर अपनी बात रखनी है। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद जफर इस्लाम ने कहा कि मीडिया विभाग पार्टी के एम्बेसडर की तरह है। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार की प्लांटेड स्टोरी पर मजबूती से पक्ष रखना होगा। इससे पूर्व बैठक की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। पूर्व एसपी ने भजयंत्री पर लगाए आरोप, कहा निशिकांत को गिरफ्तार करने के लिए बनाते थे दबाव। देवघर जिले के पूर्व उपायुक्त मंजूनाथ भजयंत्री पर पूर्व एसपी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने मंजूनाथ भजयंत्री के खिलाफ 20 पन्नों का पत्र लिखा है। यह आरोप पत्र गृह एवं कारा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को लिखी गई है। मंजूनाथ भजयंत्री पर आरोप है कि उन्होंने देवघर के डीसी रहते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ साजिश रचने और उन्हें गिरफ्तार करने का दबाव बनाया। आरोप है कि ऐसा उन्होंने कई बार किया है। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने गृह विभाग को लिखे पत्र में कहा कि 31 जुलाई 2023 को निशिकांत दुबे दुमका में एसिड अटैक पीड़िता से मिलने जा रहे थे। उन्हें देवघर एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश की गई थी। डीसी मंजूनाथ भजयंत्री ने निशिकांत दुबे को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी दबाव बनाया गया था। इतना ही नहीं, जब भी वह अपने क्षेत्र से बाहर जाते थे उन्हें सुरक्षाकर्मी और वाहन की सुविधा देने से कतराते थे। उन्होंने पत्र में लिखा कि जब वह निशिकांत दुबे के खिलाफ बार बार दबाव बनाने पर भी डीसी की बात नहीं मानते थे, तब डीसी गुस्सा हो जाया करते थे। एसपी ने पत्र में पूर्व डीसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार तो मधुपुर थाना में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। डीसी ने जबरन गिरफ्तार करने का दबाव डाला था। एसपी ने कहा कि ऐसा करने से मना कर दिया तो डीसी ने उन पर सांसद का पक्ष लेने का आरोप लगाया। एसपी सुभाष चंद्र ने कहा कि डीसी थाना प्रभारी से गुप्त फाइलें मंगवाने का दबाव डालते थे। इस पर एसपी उन्हें ऐसा करने से मना करते थे, लेकिन मंजूनाथ उनकी एक नहीं सुनते थे। अपने पहले मुकाबले में अमेरिका से हारी भारतीय महिला टीम झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 के अपने पहले मैच में भारतीय महिला हॉकी टीम को संयुक्त राज्य अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा। भारत इस मुकाबले में 0-1 गोल से हार गया। इस हार के बाद भारत के लिए अब ग्रुप मैचों में दोनों मुकाबले जीतने जरूरी हो गए हैं, क्योंकि एक पुल की 4 टीमों में से 2 ही टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और फाइनल के बाद टॉप की 3 टीमें पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे। इससे पहले हुए 3 मुकाबलों में जर्मनी ने चिली को, जापान ने चेक रिपब्लिक और न्यूजीलैंड ने इटली को हराया। किताब के प्रबल दावेदार जर्मनी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए शनिवार को अपने से कम रैंकिंग के चिली को 3-0 से हराकर FIH महिला ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तीरंदाजों का बढ़ाया हौसला, ग्राउंड में शेड व शौचालय का किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री सह भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने खरसावां के दामादरी तीरंदाजी मैदान में तीरंदाजी के लिए नए शेड व शौचालय का शिलान्यास किया। अगले 2 महीने में ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। तीरंदाज व स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस शेड के बन जाने से प्रशिक्षु तीरंदाज अपनी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से कर सकेंगे। दामादरी का यह तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र ऐतिहासिक है। करीब 20 वर्ष पूर्व यहाँ से तीरंदाजी का प्रशिक्षण शुरू किया गया था। इसके साथ ही दुगनी में तीरंदाजी एकेडमी स्थापित की गई थी। अब यह देखकर काफ़ी खुशी होती है कि यहाँ से दर्जनों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज तैयार हुए हैं। यहाँ से दीपिका और पलटन हांसदा जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज निकले हैं। आज दामादरी का यह मैदान तीरंदाजी का लॉन्चिंग पैड बन गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमें खेल को आगे बढ़ाना है। इच्छा शक्ति से हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में बच्चे और युवा तीरंदाजी के साथ जुड़े। तीरंदाजी के क्षेत्र में भी बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। बड़ी संख्या में तीरंदाजों ने खेल के जरिए अपना भविष्य बनाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तीरंदाजी के खेल को और प्रोत्साहित किया जाएगा। बगैर किसी तरह के शुल्क के ही तीरंदाजों को प्रशिक्षण से लेकर जरूरत के सामान तक की व्यवस्था की जाएगी।
बस की चपेट में आकर युवती की मौत मामले में NSUI ने जाम किया सड़क। शुक्रवार की शाम धनबाद में एक स्कूल बस की चपेट में आने से 21 वर्षीय मुस्कान गोस्वामी नाम की युवती की मौत हो गई थी। इसके विरोध में शनिवार को मृतक युवती के परिजनों और NSUI के छात्रों द्वारा धनबाद पब्लिक स्कूल के पास 100 के साथ रोड जाम कर दिया गया। दरअसल जिस स्कूल बस से टक्कर के बाद युवती की मौत हुई वो बस धनबाद पब्लिक स्कूल की थी। इससे कुछ देर के लिए धनबाद स्कूल के परिसर में भी अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। परिजनों का कहना है कि केवल मुस्कान ही घर में कमाने वाली सदस्य थी। उसके जाने के बाद परिवार के भरण पोषण को लेकर समस्या पैदा हो गई है। स्कूल प्रबंधन से मुआवजे की मांग किया जा रहा है। जाम की खबर मिलने पर गोविंदपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराए और जाम से निजात मिली खबर के मुताबिक जाम की स्थिति लगभग 2 घंटे रही। वहीं स्कूल की ओर से युवती के अंतिम संस्कार के लिए 51,000 देने की बात पर सहमति बनी। साथ ही मृतका की मां को स्कूल में नौकरी पर रखने का भी सहमति बनी है। इसके बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएगा। मृतक छात्रा के परिजनों ने बताया कि मुस्कान बचपन से पढ़ने में तेज थी। परिवार को लेकर भी वो काफी संवेदनशील रहा करती थी। दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बैठक समाप्त। दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ेगा झामुमो। लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में चल रही बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद बाहर निकले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने कहा कि सकारात्मक चर्चा हुई है। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सीटों को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर मुद्दों पर बातचीत हुई है। ड्राइविंग सीट की बात पर कहा कि ये कोई बात नहीं है, गठबंधन में सभी दलों की सोच एक है, बातचीत अच्छे वातावरण में हुई है। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एक कार्यकर्ता 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी हम चुनाव लड़ेंगे जहां हमारे जनाधार हैं। झारखंड के अलावा जिन राज्यों में आदिवासी रहती है वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ सकती है। जो झामुमो नेता दिल्ली गए हैं उन्होंने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं है। दिल्ली गए प्रतिनिधिमंडल में चंपई सोरेन, विधायक सुदीप्य कुमार सोनू, पार्टी के महासचिव सह राज्य समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे, महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य शामिल हैं। बीआईटी सिंदरी को मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा, बनेगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। झारखंड सरकार बीआईटी सिंदरी को आईआईटी के समतुल्य बनाने व इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की कार्रवाई कर रही है, जबकि राज्य में उच्च व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्तायुक्त शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है। विद्यार्थियों को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने तथा उच्चतर शिक्षा के लिए कई फेलोशिप तथा प्रोत्साहन राशि देने का कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह भी उपस्थित थी। राहुल पुरवार ने कहा कि राज्य सरकार 5 करोड़ रुपए की लागत से नेत्रहाट में एक राज्य स्तरीय एस्ट्रो पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। वहीं बीआईटी सिंदरी परिसर में प्रथम श्रेणी का विज्ञान केंद्र स्थापित करने की भी योजना तैयार की है। 16.80 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ 5 सरकारी पॉलिटेक्निक में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद से साझेदारी कर इनोवेशन केंद्र स्थापित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, थानों में अधिकतर केसों में 100% आरोपियों को स्वीकारोक्ति बयान कैसे संभव। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने गिरिडीह के पचम्बा पैक्स में खरीदे गए धान के गबन मामले में आरोपी की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सशरीर उपस्थित डीजीपी से अदालत ने जानना चाहा कि पुलिस थानों में आरोपियों का अधिकतर केसों में 100% स्वीकारोक्ति बयान कैसे संभव है। सभी आरोपी अपना जुर्म कैसे स्वीकार कर लेते हैं। सबूत इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि ट्रायल के दौरान आरोप साबित हो सके। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान सही तरीके से होना चाहिए। सही तरीके से अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को नियमित प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इस पर राज्य सरकार ध्यान दे। अदालत ने प्राथमिक व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद प्राथी पैक्स मैनेजर संतोष यादव व मोहम्मद निसार आलम को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता अंकित अपूर्वा, अधिवक्ता गोविंद रायकरन व अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस अनुसंधान में प्रार्थी की कोई संलिप्तता साबित नहीं हो पाई है, वह निर्दोष है। वहीं राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी संतोष यादव ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। गिरिडीह पचम्बा पैक्स द्वारा वर्ष 2022 में किसानों से धान खरीदा गया था। खरीदे गए धान में से 800 से 1000 क्विंटल धान मिल में नहीं गया। इसके बाद उपायुक्त ने धान गबन का मामला बताते हुए पचम्बा थाना में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।